गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय लाइव वीडियो ऑन यूट्यूब। आप सबका मेरे यूट्यूब वीडियो पे स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर होगा। हम इंग्लिश ग्रामर के जो बेसिक नॉलेज होते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, यानी कैसे आप इंग्लिश बेसिक जो है उसको मजबूत करके स्ट्रॉन्ग करके आप अंग्रेजी भाषा आसानी से बोल सकते हैं, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो इंग्लिश को लेके होगा और आपको ध्यान रखना है आने वाले टाइम में जो सारे वीडियोस मैं डालूंगा वो सारे वीडियोस आपको जो बेसिक इंग्लिश है वो आपकी मजबूत करेगा और आसानी से आप क्या कर सकते हो, अंग्रेजी बोल सकोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंग्लिश की। तो इसका पहली बात आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। ये सबसे जरूरी फैक्ट है कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक भाषा है। शुरुआती स्टेज में मैं आपसे हिंदी में पढ़ाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे आपका बेसिक क्लियर होता जाएगा तो फिर हम इंग्लिश में भी पढ़ाते वक्त मैं ज्यादा किसका यूज करूंगा, इंग्लिश का यूज करूंगा, लेकिन शुरुआत में आपके लिए हिंदी में थोड़ा ज्यादा जोर दूंगा। देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और भाषा का काम क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विचारों को पहुंचाना, एक व्यक्ति से दूसरे तक। जैसे हम ज्यादातर जो हम इंडियन लोग होते हैं वो किस भाषा में बात करते हैं, तो हम हिंदी भाषा में बात करते हैं और इतना ऑकवर्ड नहीं होती क्योंकि वो हमारी नेटिव लैंग्वेज है। और वैसे वैसे आप इंग्लैंड में चले जाओगे तो वहां क्या होगा, इंग्लिश उनकी क्या है, नेटिव लैंग्वेज है, तो वो आसानी से भाषा को क्या कर पाते हैं, बोल पाते हैं। इस वजह से हम लोगों को इंडियंस को इनमें थोड़ी सी समस्या होती है। कहां समस्या होती थी, जब हम कभी भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, आप कभी कोशिश किया होगा, आपने देखा होगा कि हमारे दिमाग में दो स्ट्रिप चलती है। एक चलती है हिंदी का पट्टी चलता है और फिर हम उसका क्या वर्ड्स को ढूंढ के लेके आते हैं, उसका अंग्रेजी बनाते हैं और फिर पेश करते हैं। लेकिन जो वास्तव में इंग्लिश नेटिव इंग्लिश भाषा जिसकी होती है उसको ये समस्या नहीं उठानी पड़ती क्योंकि उसके दिमाग में बाकी लैंग्वेज आती नहीं है। इस वजह से हमारे लिए हिंदी क्या बन जाती है, थोड़ा सा बैरियर बन जाती है जब हम क्या सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं। लेकिन आपको ये कोशिश करनी है कि आसानी से इस लैंग्वेज को क्या कर सको, आप जान सको। इस लैंग्वेज को जानने के बाद में ये फायदा है आपको कि उसके आपसे एक पर्सनैलिटी बन जाता है, आप आसानी से लोगों से ज्यादा अच्छे तरीके से क्या कर पाते हो, बात कर पाते हो, खुद को प्रेजेंट कर पाते हो। तो ये एक लैंग्वेज है, ये बात अपन इसके बारे में करेंगे। अब देखो, अंग्रेजी जो भाषा है इंडिया में जो नॉर्मली दो तरह की होती है, एक होती है इंग्लैंड से और एक होती है जो आपकी ब्रिटेन वाली, और दूसरी कौन सी हो जाएगी, अमेरिका वाली। इंडिया ने जो अडॉप्ट की है वो कौन सी है, इंग्लैंड से, जो ब्रिटेन से इंग्लिश है उसको इंडिया ने क्या किया है, अडॉप्ट किया। उसी के अनुरूप हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टडी करेंगे। चलिए, लैंग्वेज होती है, अब लैंग्वेज में क्या पाई जाती है, यूनिट्स पाई जाती है, और लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट होती है दैट इज लेटर। सेकेंड यूनिट जो होती है वो होती है वर्ड, और थर्ड यूनिट जो होती है दैट इज सेंटेंस। ये तीन चीजें हमारे सामने सबसे पहले जरूरी। इनका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका तो आसानी से बाकी चीजों को आप समझ सकते हो। लेटर सबसे छोटी इकाई कह सकते हैं आप इसको, वर्ड सेकंड इकाई, और सेंटेंस सबसे बड़ी इकाई होती है। अब इसके बारे में हम क्या करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश। उससे पहले मैं आपको क्या करता हूं, एक सेंटेंस देता हूं, उसके आधार पर हम पूरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे The old tired man was, थोड़ा लंबा सेंटेंस है लेकिन आपको आसानी से एक एक एस्पेक्ट आपके सामने खुल के आ जाएगा। मैन was sitting under a tree and he was patiently waiting for his son to come। अब आपको इतना बड़ा सेंटेंस क्यों लिया, उसका रीजन है, किसी भी भाषा को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है, उस सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बारे में बात करेंगे आगे अपन, लेकिन आपको समझना है कोई भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी सेंटेंस किन किन भागों से मिल करके बनाए। उस सेंटेंस में नाउन का यूज हुआ है, वर्ब का यूज हुआ है, एडजेक्टिव का यूज हुआ है, कंजंक्शन का यूज हुआ है, आर्टिकल का यूज हुआ है, इन सबसे मिलकर के क्या बनता है, कोई भी सेंटेंस बनता है। तो उनको क्या कहा जाता है, इन भागों को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी हिंदी में कह सकते हैं शब्द भेद। ये पूरा सेंटेंस मैंने शुरुआत में सेंटेंस से क्यों शुरुआत कर रहा हूं वो मैं बताता हूं आपको, फिर अपन किस पे आएंगे, सेंटेंस से पहले हम लेटर पे आएंगे और फिर बात करेंगे। देखिए, the old tired man was sitting under a tree and he was patiently waiting for his son to come। अब देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पे वर्ड दे रखा आपको, ये क्या लिखा है, द।
द की बात अगर अपन करें तो द एक क्या है, आर्टिकल है। वैसे आर्टिकल कितने होते हैं, 3 आर्टिकल होते हैं, द उसमें से एक है। अभी यहाँ पे अपन आर्टिकल की बात नहीं करेंगे, थोड़ा देर बाद में आएंगे। और ये जो आपका है ये किसी की विशेषता बताता है, इस कारण इसको क्या कहेंगे हम, एडजेक्टिव। इसका नाम आपको ध्यान रखना है, ऑल्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताएगा, विशेषता बताएगा। टायर्ड ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी होती है, लेकिन यहाँ पर ये किससे पहले आया है, नाउन से पहले आया। मैन क्या है, नाउन, इससे पहले आया, इसका नहीं आया, ये भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। जब कभी भी थर्ड फॉर्म अगर स्वतंत्र रूप से आती है तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन अगर वो किसी नाउन से पहले आ जाए दैट इज एडजेक्टिव। नाउ मैन क्या हो गया आपका, नाउन हो गया, ये वॉज आपका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, सिटिंग आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, अंडर आपका क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा। प्रेपोजिशन जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, संबंध। अब यहाँ पे रुकते हैं, ए आपका क्या हो जाएगा, अगेन आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। 3 आर्टिकल होता है, ए, एन और द। अपन मैं यहाँ आके रुकेंगे, यहां तक मैंने आपको नहीं समझा, अब यहां से शुरू करते हैं। ए आपके सामने लिखा हुआ है, ये सिर्फ एक अक्षर से ही बना हुआ है, ए, लेकिन इसका एक अर्थ होता है, एक अर्थ क्या होता है, यानी एक। अब मैं यहां रुकता हूं, यहां क्यों नहीं रुका, देखिए मैंने आपको बताया 3 यूनिट्स होती है। लेटर, लेटर क्या है, सबसे छोटी यूनिट है, और ये देखो यहाँ पे एक अकेला यूज हुआ है, लेकिन ये ए का अर्थ एक हो गया, इसका यहाँ पे एज अ वर्ड यूज हुआ है, लेकिन इस वजह से अपन यहाँ बात करते हैं कि ए क्या है, ए एक क्या है, ए इज अ लेटर, ए इज अ लेटर। नाउ आपको क्या समझना है, एक तो लेटर शब्द आएगा आपके सामने और एक शब्द आएगा आपके सामने साउंड। साउंड का अर्थ होता है हिंदी में ध्वनि, और लेटर का अर्थ आपको ध्यान रखना है वर्ण। यहाँ लेटर का पत्र नहीं है, वो अलग अलग वे में यूज होता है। यहाँ इसका अर्थ क्या है, वर्ण, या फिर इसको आप क्या कह सकते हो, अक्षर कह सकते हो, और साउंड को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। इस चीज को अपन समझते हैं कि लेटर और साउंड में क्या फर्क है। अगर मैं कोई भी शब्द बोलता हूं दैट इज साउंड, उसको मैं अगर लिख देता हूं दैट इज लेटर। फॉर एग्जांपल मैंने कहा बी, सिर्फ बोला तो क्या है, साउंड। अगर मैं इसको लिख दूं यहाँ पे बी, तो ये क्या हो गया, लेटर। तो ओरल में की हुई चीज है, जो कुछ भी हम बोलते हैं वो साउंड होता है। अगर उसी शब्द को मैं किसी लिख देता हूं उसको हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। और लेटर किसमें लिखे जाते हैं, स्क्रिप्ट होती है, इसकी लिपि होती है। लिपि में जैसे हिंदी में आप कोई अक्षर लिखते हो वो किसमें लिखते हो, देवनागरी में। इस वजह से बी जो है ये लेटर कब होगा, जब मैं इसको लिखूंगा, लेकिन जब मैं बोलूंगा तब क्या होगा, वो साउंड। तो हम जब बातचीत करते हैं तो ज्यादातर बातचीत हमारी किसमें होती है, साउंड में होती है, क्योंकि हम उसको लिखते नहीं, बोलते वक्त क्या करते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, जो कुछ भी कह रहा हूँ साउंड है, लेकिन मैं इसी चीज को अगर लिख दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका लेटर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लेटर और साउंड में क्या फर्क है। जो कुछ भी हम बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जेड बोला है, इट्स अ साउंड। इफ आई राइट इट है इट बिकम वर्ड, तो क्या सॉरी लेटर क्या बन जाएगा, लेटर बन जाएगा। ये फर्क आपको समझना है। नाउ आपको पता है, वैसे बेसिक चीज है लेकिन पता होगा, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। लेटर्स इन इंग्लिश, अंग्रेजी में कितने शब्द होते हैं, तो कितने अक्षर होते हैं, सॉरी, तो अंग्रेजी में कितने अक्षर होते हैं, कितने लेटर्स होते हैं, 26 क्या होता है, अक्षर। हम इनको 2 भागों में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। एक भाग होता है जिसको हम कहते हैं कैपिटल लेटर, और दूसरा होता है आप कहते हैं उसको आप स्मॉल लेटर। कैपिटल का अर्थ होता है बड़ा, स्मॉल का अर्थ क्या होता है, छोटा। यानी बड़े अक्षर जो लिखे जाते हैं वो आपको पता है, ये तो छोटी चीजें सबको पता होती है, इसे जेड तक ये, और स्मॉल लेटर्स जो होते हैं ये इस तरह से लिखे जाते हैं, ये आपको पता है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अब ये जो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर होता है इनका साउंड सेम होता है, ये चीज ध्यान रखनी। साउंड देखो, इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, ए, इसको भी क्या पढ़ेंगे, ए। इफ आई राइट बी, इफ आई राइट बी, बी, साउंड क्या है, सेम है। जेड तक जाओगे तो भी साउंड सेम रहेगा। सी, छोटे वाले सी को भी हम क्या कहते हैं, सी कहते हैं। लेकिन लेटर को जब लिखा जाता है रिटन वे इनका क्या होता है, अलग। साउंड्स आर सेम, साउंड्स आर सेम, जब क्या हो कैपिटल और किसमें, स्मॉल में। लेकिन जब लिखा जाता है तो डिफरेंट वे से लिखा जाता है। जैसे आप जी ऐसे लिखते हो, स्मॉल लेटर में ऐसे लिखते हो। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब कभी भी आपका नाम लिखा जाता है तो उसका आपका पहला अक्षर क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखना है। कोई भी सेंटेंस शुरू करते हैं उसमें पहला अक्षर क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। ये चीजें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। और कई बार जब आप एग्जाम में बैठते हो तो आपको क्या सारा आपका पूरा नाम कैपिटल में लिखना होता है। इसका मतलब वहां लिखा होगा राइट इन कैपिटल लेटर्स, इसका मतलब क्या होता है, आपके नाम के सारे अक्षर किसमें होने चाहिए, कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए, ना कि स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए। तो आपको ये 26 लेटर समझना है। एक तो ये इसका क्लासिफिकेशन होता है, इसका एक और क्लासिफिकेशन होता है, हम इन्हीं 26 लेटर को एक और 2 और भागों में बांट देते हैं, दैट इज
वन इज वोवेल, सेकंड इज कॉन्सोनेंट्स। एक क्या है वोवेल, हिंदी में क्या कहते हैं इसको आप स्वर। कॉन्सोनेंट्स इनको आप क्या कहोगे हिंदी के अंदर, इनको कहते हैं हम लोग व्यंजन। अच्छे से जानते हो आप कितने वोवेल्स होते हैं अंग्रेजी में, 5, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 हो जाएंगे आपके वोवेल्स। पीछे बचे 21, वो सारे किसको छोड़ करके, इन 5 को छोड़ दो, लेकिन इनकी जरूरत नहीं आपको पता है, तो वो उनको छोड़ दो, पीछे जो बचते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये कहां काम आएंगे, जब हम आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे तब वहां पे काम आएंगे। वोवेल साउंड होता है तब एन यूज होता है, जब कॉन्सोनेंट साउंड होता है तब ए यूज होता है। इस वजह से इन पांचों शब्दों को आपको याद रखना है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं। किसका क्लासिफिकेशन हो गया, आपके लेटर्स का हो गया। अब आपको पता चल गया कि ये भाषा की सबसे, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर लैंग्वेज, लेटर। टोटल कितने हैं, 26। अब क्या है, इसमें से इनको जब क्या हो, जब लेटर्स का समूह बनाया जाता है, यानी हम जब लेटर्स को जोड़ देते हैं तब उसका क्या बन जाता है, लेटर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके वर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी अब अपन बात करते हैं वर्ड की। चलिए देखिए, ये लेटर मेरे सामने है, जैसे 2 अक्षर का कोई भी अपन क्या लेते हैं, कोई लेटर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये 2 लिख रखा मैंने, एक 2 में मैंने क्या लिया, एक तो टी होगा आपका, और साथ में आपको क्या जोड़ना है, ओ, क्या बन गया 2। 2 अक्षर से मिलकर के क्या बन गया, एक वर्ड मिल गया। इसका क्या मतलब निकल जाता है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे आपके सामने उदाहरण है वॉज, ये 3 अक्षर का हो जाएगा, W प्लस ए प्लस एस, तीनों को जोड़ो आप क्या हो जाएगा, WAS, वॉज। देखिए अक्षर अगर अलग अलग करोगे तो अक्षर हो जाएंगे, लेकिन जैसे आप तीनों को एक साथ कर दिया, ये क्या बन जाएगा, वर्ड बन जाएगा। अब WS अर्थ का, इसका एक अर्थ होता है वॉज इन क्या होता है, था, थे, थी। अब जब तक किसी भी अक्षरों के समूह का कोई मतलब नहीं निकले तो वो शब्द नहीं है। मतलब निकलना जरूरी है, दैट शुड बी अ मीनिंग ऑफ एनी वर्ड। अगर उसका कोई मीनिंग नहीं है तो वो क्या नहीं है, वर्ड नहीं। फॉर एग्जांपल मैं इसी को उल्टा करता हूं, जैसे SAW कर लेता हूं, तो भी इसका अर्थ निकलेगा। 100 का अर्थ क्या होता है बताओ, देखा, मीनिंग निकल रहा है, इट मींस इट्स अ वर्ड। अभी और चेंज करते हैं अपने, चलो ASW कर दिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, नथिंग। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो शब्दों अक्षरों का समूह है ये वर्ड नहीं है, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है। अक्षरों का समूह जिसका क्या होता हो, एक मतलब निकलता हो, अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। ये चीज ध्यान रखिए। इस हिसाब से अगर अपन देखें, दुनिया में जितने भी सारे भी स्पेलिंग्स होते हैं, उन स्पेलिंग्स का एक मीनिंग होता है। इट मींस सारे स्पेलिंग्स आपके क्या हुए, वर्ड्स हो गए। लेकिन ऐसा कोई स्पेलिंग होगा ही नहीं जिसका कोई मतलब नहीं निकलता, तो वो क्या नहीं होगा, वर्ड की श्रेणी में नहीं आएगा। आई होप कि आपको लेटर्स और वर्ड्स अच्छे से समझना है। चलिए एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखिए, देखो मैंने एक पूरा सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस मतलब वर्ड्स का समूह हो जाएगा, तो इसका सबका एक एक क्या होता है, अर्थ होता है। इसका मतलब सारे लेटर्स को सही तरीके से जमाया होता है। अब छोटी क्लासेस में जब आपको होता है तब आपको जैसे कोई शब्द दे दिया जाता है और आपको बोल दिया जाता है इसको, जैसे आपको शब्द दे दिया एलिफेंट, सही शब्द दे दिया, आपको और बोलते हैं इससे और स्पेलिंग्स क्रिएट करो, तो उसका उद्देश्य क्या होता है, ताकि आप शब्द को अच्छे से क्या कर पाए, समझ पाए। जैसे अपन अलग करें, जैसे इससे क्या बन जाएगा, ENT, एंटेन क्या हो जाएगा, चीटी हो जाएगा। एक और क्या बन जाएगा, HEN, एक क्या बन जाएगा, HET, हैट बन जाएगा। एक EAT, ईट बन जाएगा। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे क्या बना सकते हो, इससे शब्द बना सकते हो। तो इन सब का क्या होगा, अर्थ होगा। अब आपने लिख दिया ENE, इसका कोई मीनिंग है, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कोई वर्ड नहीं है। वर्ड के लिए क्या होना जरूरी है, उस शब्द का मीनिंग होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक नाम देता हूं, DOG, डॉग का अर्थ क्या होता है, कुत्ता। अब मैं इसको उल्टा कर देता हूं, गॉड, गॉड का अर्थ क्या होता है, भगवान। दोनों शब्द है, लेकिन मैं ODG लिख दूं, कोई मीनिंग होता है, नहीं। इसका मतलब ये वर्ड नहीं है। अब एक चीज आपको क्या जाननी है, वो चीज आपको बता देते हैं। जैसे मैंने कोई स्पेलिंग लिखा आपके सामने, चलो ये इंग्लिश शब्द लिखा हुआ है आपके सामने, तो मैं इसका ये बीच वाला हिस्सा जो अपन लिखते हैं ऐसे इंग्लिश, और हिंदी में आप कह सकते हो इसको अंग्रेजी, मान लो। तो ये आपको इन चीजों, 3 चीजों को डिफरेंट समझना है। ये जो इंग्लिश लिख रखा है, देखो किससे मिलकर, किससे बना, ENGLISS, इनके अक्षरों से मिलकर बना है। इसका अर्थ, इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम स्पेलिंग कहते हैं। ध्यान रखा करो, इसको हम क्या कहते हैं, स्पेलिंग। तो ये स्पेलिंग है। अब ये जो बीच वाला हिस्सा, इसको क्या बोलोगे आप, इसको आप बोलोगे प्रोनाउंसिएशन। क्या बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन। ये आपको ध्यान रखना, प्रोनाउंसिएशन का अर्थ होता है उच्चारण, ये उच्चारण है। और ये इसका क्या है, मीनिंग है। नॉर्मली स्टूडेंट कहां गलती करते हैं, जैसे कोई भी शब्द ले लिया, जैसे आपने ले लिया लेटर, और आप पूछते हो लेटर का मीनिंग बता, तो फिर क्या शुरू करते हो, LETTER, ये मीनिंग है। ये मीनिंग नहीं है, ये क्या है,
ये है आपका स्पेलिंग, LETTER बोला, स्पेलिंग हो गया। लेटर बीच में बोल रहे हो वो इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया, और जो उसका हिंदी अर्थ निकलता है दैट इज मीनिंग। तो जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं, किसमें बात करते हैं? प्रोनाउंसिएशन में, ना कि स्पेलिंग्स बोलते हैं। वहां पे ऐसा तो नहीं बोलूंगा मैं किसी से बात कर रहा हूं, जैसे आई सेड आई विल टीच यू, ऐसा तो बोला, IWILL, ऐसा तो नहीं बोला। उसमें क्या बोला? आई विल टीच यू। मैं किसमें बोलूंगा उस चीज को? प्रोनाउंसिएशन को, और हम उसी में ही क्या करते हैं, इसको कन्वे करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्या होना चाहिए? बेटर होना चाहिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति, जब आप लैंग्वेज बोलते हो तो सामने वाला व्यक्ति इसको क्या कर सके? अच्छे से गैन कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन सुधारने का सबसे बेटर तरीका आपको बता देता हूं। नॉर्मली ज्यादातर लोग पूछते हैं कि भाई अंग्रेजी भाषा कैसे बोली जाती है, टफ होती है? टफ नहीं होती है। आप नॉर्मली आपको क्या करना है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कहीं से भी अगर आपको अंग्रेजी का न्यूज़पेपर मिलता है उसको जरूर पढ़ा करें। न्यूज़पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, बुक आप पढ़ सकते हैं अंग्रेजी की, जहां कहीं से भी आपको वर्ड्स मिले उसको आप पढ़िए, उसमें अक्षर देखिए। कोई मीनिंग नहीं आता तो आजकल इंटरनेट की बहुत अच्छी सुविधा, आप वहां से उसका अर्थ निकाल सकते हैं। इसके अलावा जब कभी भी आप यूट्यूब देखते हैं या फिर कभी भी आप फेसबुक देखते हैं, जो भी है, इंग्लिश जो चैनल होते हैं या अंग्रेजी भाषा में बोलने वाले चैनल होते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा देखिए, क्योंकि अंग्रेजी सीखने में सबसे जरूरी चीज है लिसनिंग। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें क्या आती है, ये सारे नियम पता होते हैं, पूरा ग्रामर उनके दिमाग में होता है, लेकिन वो क्या नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते। रीजन क्या है? लिसनिंग नहीं है उनका, वो सुनते नहीं है। अगर, और बहुत सारे ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे, जैसे कभी आप कभी ऐसे क्षेत्र में घूमने गए हो जहाँ विदेशी पर्यटक ज्यादा आते हैं, तो वहां क्या होता है, बहुत से जो गरीब लोग होते हैं या फिर जो लोग दुकान चलाते हैं वो भी आसानी से अंग्रेजी में बात कर लेते हैं। रीजन क्या है? प्रैक्टिस। पहली बात तो प्रैक्टिस, दूसरी बात लिसनिंग। उन्होंने उन शब्दों को वहां पे जो घूमने आते हैं उनसे सुन सुन करके सीख लिया। इस वजह से ग्रामर के रूल सीखने से अंग्रेजी बोली जाती हो, इट्स नॉट पॉसिबल। उसके लिए क्या जरूरी है? फर्स्ट थिंग इज न्यूज़पेपर, ताकि आपकी वोकैबुलरी मजबूत हो सके। आपको कितने भी रूल आते हैं, लेकिन अगर आपकी वोकैबुलरी मजबूत नहीं, फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई उदाहरण मैंने दे दिया और उसका आपको मीनिंग नहीं पता, एक स्पेलिंग ऐसी जिसका आपको मीनिंग नहीं पता, तो पूरा वाक्य का मीनिंग क्या हो जाएगा, आपको पता नहीं हो पाएगा। इस वजह से जरूरी चीज क्या है? वोकैबुलरी। उस कौन वोकैबुलरी मजबूत कर सकता है? न्यूज़पेपर। और इसके अलावा वीडियोस सुनोगे तो आपको किसी भी शब्द का कैसे बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन जो वीडियोस में बोलते हैं वो सही बोलते हैं। इस वजह से वो आप आसानी से उसको कन्वे कर सकते हो और आसानी से सीख सकते हो। चलो, दो चीजों के बारे में बात होगी, लेटर और वर्ड। आई होप समझ में आ गया। एक चीज और है, आपको बताना है इन 26 लेटर्स में से कोई ऐसे लेटर्स हैं जिनका जो शब्द बी हो, यानी इन 26 में, जैसे मैंने लिखा बी, इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? नहीं। सी लिखा, कोई मीनिंग निकल रहा है? नहीं। डी लिखा, कोई मीनिंग निकल रहा है? नहीं। इसका मतलब ये क्या नहीं है? वर्ड्स नहीं है। वर्ड्स के लिए मैंने क्या शर्त रखी कि उसका एक मीनिंग निकलना चाहिए। तो आपको यहां ध्यान रखना है, दो अक्षर ऐसे होते हैं, दो लेटर ऐसे होते हैं जिनका एक मीनिंग निकलता है, और वो लेटर भी है और वर्ड भी है, दोनों तरह से काम करते हैं। ए यानी एक, आई यानी मैं, बाकी किसी का अर्थ नहीं निकलता। WM किसी का अर्थ निकलता है, किसी का नहीं निकलता। इन दोनों का अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब ये लेटर भी है और साथ ही साथ में ये दोनों क्या है? वर्ड भी है। इस कारण वर्ड ही सेंटेंस में यूज हो सकता है, लेटर कभी भी सेंटेंस में यूज अकेला नहीं हो सकता है। इस कारण ये मैंने वर्ड था तभी भी इसको यूज किया। कभी आपने ऐसा देखा जैसे अंडर बी ट्री, ऐसा कभी सुना है? नहीं, क्योंकि ये क्या नहीं है? वर्ड्स नहीं है, और वर्ड्स नहीं है तो उनको किस में यूज नहीं किया जा सकता है? सेंटेंस में यूज नहीं किया जा सकता। तो ए और आई को आपको ध्यान रखना है, लेटर्स, और साथ ही साथ में ये दोनों क्या है? आपके वर्ड भी है। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। चलिए अब बात करेंगे अपन, चलिए तो अपन ने पहले बात कर ली किसके बारे में? लेटर के बारे में। फिर अपने बात कर ली वर्ड के बारे में। अब बात करते हैं अपन सेंटेंस के बारे में। लेटर्स मैंने आपको बता दिए कितने होते हैं, 26। उनसे अगर अपन उनको समूह में रखेंगे तो क्या बन जाएगा? वर्ड्स। अब सेंटेंस किसे कहते हैं? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस किसे कहेंगे अपन? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जब शब्दों को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए और सही ग्रामेटिकल वे से लिख दिया जाए, तो हम उसको किसकी श्रेणी में रखेंगे? सेंटेंस की श्रेणी में। देखिए मैंने ये TH कितने लेटर्स से मिलकर बना? TH और E। इसका मतलब ये वर्ड है, और ये सारे के सारे मैंने जितने भी लिख रखे हैं, The all tired man was sitting under a tree, तो ये सारा का सारा क्या है? वर्ड्स का समूह है, और इससे क्या बन गया? एक सेंटेंस। लेकिन उसके लिए एक जरूरी चीज क्या है? वो जरूरी चीज है उसका किसमें होना जरूरी है? ग्रामेटिकल वे से सही होना चाहिए, यानी व्याकरण रूप से सही जुड़ा होना चाहिए। उसके लिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी सेंटेंस होता है उसको ग्रामेटिकल वे से बनाने के लिए आपके पास तीन चीजें होना जरूरी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर ये तीन चीजें आपके पास में है तो कोई भी सेंटेंस ग्रामेटिकल वे से क्या होगा? सही हो गया। देखो, द ऑल टायर्ड मैन, ये पूरा सब्जेक्ट है। वॉज सिटिंग, ये आपका वर्ब है। अंडर अ ट्री, ये आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब एक सब्जेक्ट होना जरूरी है,
एक वर्ब होना जरूरी है और एक क्या होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर ये तीन चीजें वहां पे प्रेजेंट है, इसका मतलब आपका सेंटेंस सही तरीके से, यहाँ पे सब्जेक्ट शुरुआत में, फिर वर्ब, फिर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। चलिए अब इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं। कोई भी सेंटेंस बनता है तो वो अलग अलग पार्ट्स के जुड़ करके बनता है। मैंने शुरुआत में बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं इसे। अब कोई भी सेंटेंस उन शब्दों से जुड़ करके बनेगा तो उन्हें हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। फॉर एग्जांपल जैसे अपन द को लेते हैं, द मैंने बताया आपको ये एक क्या है, आर्टिकल। द क्या है, आर्टिकल। तो अगर अपन आर्टिकल्स के बारे में बात करें तो आर्टिकल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन सा हो जाएगा, ए, एन और तीसरा क्या हो जाएगा, द। ऐसे जो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आते हो उसे तो हम ए लगाते हैं, यानी ऐसा स्पेलिंग, ऐसा नाउन जो कॉन्सोनेंट साउंड देता हो तो उससे पहले ए लगाएंगे। अगर वोवेल साउंड दे रखा है तो क्या आ जाएगा आपका, एन, और अन्य है तो उसके पीछे द का आएगा। लेकिन ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब आर्टिकल्स का टॉपिक आएगा। तो आपको ध्यान रखना, द क्या है, आर्टिकल है। तो ये कोई भी शब्द बनेगा तो उसमें आर्टिकल हो सकता है। ओल्ड ये क्या है, तो ओल्ड की बात करें तो ये आपका एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव किसे कहते हैं, आपको पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच बता देते हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं अंग्रेजी के अंदर। एक होता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, conjunction, and the 8th one is interjection। ये 8 प्रकार हो गए किसके, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ पार्ट स्पीच, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। फर्स्ट इज नाउन, if you want in Hindi, that is संज्ञा, it is called as, pronoun is सर्वनाम, verb is क्रिया, adverb is क्रिया विशेषण, adjective is विशेषण, and the preposition is परसर्ग, संबंध सूचक अव्यय भी कह सकते हो आप इसको। conjunction is संयोजक, दो वाक्यों को जोड़ता हो। interjection is विस्मयादिबोधक शब्द। अब देखिए ये हिंदी में हो गया आपका इन सबका, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। आपको पता होना चाहिए जो द है ये डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर आपके इस 8 की सूची में नहीं आता। तो ये ध्यान रखना है, द जो आर्टिकल्स होते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं। डिटर्मिनर्स उन्हें बोलते हैं जो नाउन से पहले आकर के उस शब्द को डिटरमाइन करते हैं, उसको डिटर्मिनर्स बोलते हैं। तो आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर्स का ऐसा होते हैं। इसका वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कई बार भाग में लिख दिया जाता है, नहीं लिखा जाता। मेनली आपको ध्यान रखना है ये 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कोई भी वाक्य बनेगा उनमें इन 8 के में से कोई भी, देखो इस वाक्य में तो आपको ज्यादातर मिल जाएंगे, एक ही शायद इंटरजेक्शन नहीं आएगा, बाकी सब आपको मिल जाएंगे इस वाक्य में। देखिए जैसे अपन बात करें ओल्ड, ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव। देखिए कहां से आया है, यहां से लिया अपन ने। अब टायर्ड ये भी एडजेक्टिव है। मैन क्या है, नाउन है, नाउन आ गया। देखो वॉज क्या है, वर्ब है, वॉज सिटिंग ये पूरा वर्ब है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन आप नॉर्मली इसके साथ अपन समझे तो वर्ब है। अंडर क्या है, तो अंडर देखिए प्रेपोजिशन है। अब देखिए और क्या है, फिर से आर्टिकल है, डिटर्मिनर्स में से आ गया। ट्री, ट्री क्या है, पेड़ है, पेड़ का मतलब क्या हो गया, ये नाउन है, किसी वस्तु और व्यक्ति स्थान का नाम। A thing, person and place is a noun। अब देखिए ये नाउन हो गया ट्री, एंड आपका क्या हो जाएगा, देखो 2 वाक्यों को जोड़ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका कंजंक्शन हो जाएगा। अब जब 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है, देखो 2 वाक्य जब जुड़ते हैं तो दोनों वाक्यों की अलग अलग क्या होना जरूरी है, सब्जेक्ट होना जरूरी है। जब कोई भी 2 वाक्य कंजंक्शन द्वारा जोड़े जाते हैं तो दोनों वाक्यों के लिए सब्जेक्ट अलग अलग होना जरूरी है। तो इस वजह से देखिए द ऑल टायर्ड मैन ये किसका सब्जेक्ट है, सेंटेंस नंबर 1 का। एंड आ गया तो फिर से सब्जेक्ट आएगा, तो ये यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पे देखिए आप द ऑल टायर्ड मैन ये व्यक्ति है क्या है, और ही क्या है, उस व्यक्ति की विशेषता है। तो वर्ड्स व्हिच टेल्स अस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नाउन दैट इज प्रोनाउन, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो ही क्या हो जाएगा, आपका प्रोनाउन हो जाएगा। अब इसके बाद देखो was, फिर से क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। पैसेंटली यानी इसके पीछे ly आ गया, जिस किसी भी शब्द के पीछे ly आता है दैट इज एडवर्ब। ध्यान रख लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि जिस शब्द के पीछे ly आता है वो क्या होता है, आपका एडवर्ब होता है। वेटिंग फिर से वर्ब है। फॉर प्रेपोजिशन है। हिज, देखिए यहाँ पे हिज नॉर्मली लोग क्या समझ लेते हैं, इसको प्रोनाउन मान लेते हैं, लेकिन ये प्रोनाउन नहीं है। देखो यहाँ पे देखिए आप, सन क्या है, नाउन, और जब हिज हर वगैरह नाउन से पहले आते हो तब वो क्या होते हैं,
पजेसिव, एडजेक्टिव होते हैं। अच्छे समझाएंगे आपको, लेकिन एक बार आप समझ लीजिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव। टू फिर से क्या आ जाएगा, प्रेपोजिशन। कम फिर से क्या हो गई, वर्ब। देखिए सारे के सारे आपके क्या हो चुके हैं यहाँ से क्लियर। कंजंक्शन हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, एडवर्ब हो गया, वर्ब हो गया, प्रोनाउन हो गया, नाउन हो गया। इसलिए मैं इतना लंबा सेंटेंस लेके ताकि आठों के आठों हो जाए। अब आपको ये नहीं हुआ, ये आपके जैसे ओ माय गॉड ऐसे शब्द आते हैं, या व्हाट अप, या ऐसे जिनके पीछे इंटरजेक्शन, जो आपका क्या लगा एक्सक्लेमेटरी साइन होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। वो आपके इंटरजेक्शन से संबंधित होंगे। चलिए अब एक एक को समझते हैं। आप यहाँ पे आर्टिकल कितने होते हैं, 3, ए एन और द, इसके बारे में बाद में जानेंगे। चलिए सबसे पहले अपन लेते हैं नाउन किसे कहते हैं, यानी अपन बात किसकी कर रहे हैं, नाउन की। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग क्या कहलाता है आपका, नाउन कहलाता है। किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति का नाम या भाव का नाम क्या कहलाएगा, नाउन। इस हिसाब से दुनिया की जितने भी क्या हुए पैलेसेस हुए यानी जगह हुई, वो नाउन है। दुनिया के जितने भी पर्सन हुए, लोग हुए, वो भी नाउन है। और दुनिया की जितने भी थिंग्स है, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, आपके नाउन हो जाएगी। यानी वो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान। फॉर एग्जांपल मैं कहूं पेन, तो ये क्या है आपका, ये भी नाउन किसमें, क्योंकि ये क्या है, एक वस्तु है। बोर्ड, ये भी किसमें आएगा, आपके डस्टर किसके अंदर आएगा, नाउन के अंदर आएगा। तो ये आपको समझना है, या मैन लिखा हो, मैन क्या है, पर्सन है, तो इस वजह से ये किसके अंदर आ जाएगा, नाउन के अंदर। अब आपको एक चीज, नाउन से पहले अगर कोई शब्द आता है, नाउन से पहले अगर कोई शब्द आता है, वो हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो किसकी विशेषता बताते हो, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हो। आदमी क्या है, द ओल्ड टायर्ड मैन, यानी ओल्ड यानी बुढ़ा, ये आदमी की विशेषता है कि आदमी बुढ़ा था कि जवान था, क्वालिटी एडजेक्टिव है। अब टायर्ड, थका हुआ था कि नहीं थका हुआ था, ये भी विशेषता है। तो ये दोनों शब्द किसकी विशेषता बता रहे हैं, मैन की विशेषता बता रहे हैं। और जो शब्द किसकी विशेषता बता रहे हैं, नाउन और प्रोनाउन की, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये दोनों शब्द क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। अब आप कहोगे ईडी लगा हुआ है, ये तो वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। ध्यान रखिए, अगर ये सेंटेंस क्या हो गया, जैसे मैं ये कहूं आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं, ठीक है, मैंने ये कहा आई एम टायर्ड, इसका मतलब ये एम हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, इसका मतलब हुआ ये यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह यूज हो रहा है। लेकिन यहां देखिए मैन, ये क्या है, इसके बाद में क्या आ गया, नाउन। और नाउन से पहले अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसका मतलब ये क्या है, आपका विशेषता बता रहा है उस व्यक्ति की, इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और कई बार ये किसकी तरह यूज होता है, वर्ब की तरफ। जब वाक्य में क्या नहीं हो, मैन वर्ब नहीं हो, तब ये शब्द किसकी तरह काम होते हैं, वाज वगैरह किस तरह काम करते हैं, आपके मैन वर्ब की तरह काम करते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं आपके सामने, जैसे आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं क्या कर रहा था, अंग्रेजी पढ़ा रहा था। और एक सेंटेंस लिखते हैं, ही वॉज अ सरपंच। चलिए देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा अंतर समझना है। आई के बाद वॉज आया, दोनों जगह पे वॉज है, लेकिन ध्यान रखना दोनों में बहुत फर्क है। यहाँ पे जो वॉज आया है, इसके बाद मैन वर्ब है। टीच यानी क्या होता है, पढ़ाना, तो टीच क्या है, वर्ब है। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सॉरी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और इससे पहले आ गया, इसका मतलब ये है हेल्पिंग वर्ब, इस वाक्य को पूरा करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। यहाँ देखिए हमारे पास कोई भी क्या नहीं है, वर्ब नहीं है, ये तो नाउन है। सरपंच व्यक्ति होता है, पर्सन होता है, इसका ऑब्जेक्ट है ये, और नाउन है, इस वजह से इससे पहले यूज हो रहा है, तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मैन वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो इसको आप हेल्पिंग वर्ब ऐसा हेल्पिंग वर्ब तब यूज करोगे जब वाक्य में क्या हो, आपके पास मैन वर्ब हो। और जब मैन वर्ब नहीं होती है, तब इसका प्रयोग किया किस रूप में किया जाता है, तो उसका प्रयोग किया जाता है आपके मैन वर्ब के रूप में, वॉज का हेल्पिंग वर्ब के रूप में ना होकर के मैन वर्ब। जैसे ही वॉज अ किंग, तो वॉज अ किंग, किंग क्या है, नाउन है, वॉज आ गया पहले, तो मैन वर्ब की तरह काम कर रहा है। चलिए अगला आपके पास में क्या है, सिटिंग, ये है आपका मैन वर्ब। चलिए अब आपके बारे में बात करते हैं अपन, किसके बारे में, वर्ब के बारे में, कि वर्ब क्या चीज होती है। डिटेल में अभी नहीं करूंगा, डिटेल में बाद में बात करेंगे। एक बार क्या आपको समझा देते हैं कि कैसे एक सेंटेंस क्या होता है, क्रिएट होता है। वर्ब, आपको किसी भी वाक्य में वर्ब का पता लगाना है, तो मैं आसान तरीका बता देता हूं आपको। उस वर्ब का पता लगाने के लिए उस शब्द का आप हिंदी अनुवाद कीजिए, और अगर उस हिंदी अनुवाद के पीछे ना आता है, इसका मतलब वो क्या है, वर्ब है। फॉर एग्जांपल यहां देखिए आप सिटिंग, लेकिन ये फोर्थ फॉर्म है। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आईएनजी जिसको हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं, और एसआईएस फॉर्म जिसको हम क्या कहते हैं, फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। तो टोटल कितने फॉर्म हुए, 3 नहीं है, 5 फॉर्म होते हैं इसके। देखिए फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं, सेकंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, थर्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और आईएनजी फॉर्म को आईएनजी कहते हैं, एसआईएस फॉर्म को एसआईएस फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म कहते हैं।
अपने पास में जो शब्द दे रखा है शिट, SIT। अब आप इसका हिंदी अनुवाद निकालिए, शिट यानी बैठना। देखिए क्या आया शब्द के पीछे, ना आया। इसका मतलब सीधा पता चल गया आपको कि ये वर्ब है। मैन आदमी, वॉज था, टायर्ड थका, ओल्ड बुढ़ा। किसी के पीछे ना आ रहा है, मुझे बताइए, किसी के पीछे ना नहीं आ रहा। इसका मतलब ये जो शब्द यहाँ पे इसके पीछे ना आ रहा है, ये वर्ब है। इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी सैट, थर्ड फॉर्म हो जाएगी शिटन, ING फॉर्म हो जाएगी शिटिंग, और SIS फॉर्म हो जाएगी शिट्स। देखिए ING फॉर्म बन गया। अब आपको ये डबल टी कैसे हो गया? अगर कोई भी ऐसा स्पेलिंग है उसके अंत में अगर कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से वोवेल, पहले वोवेल हो, तो लास्ट वाला अक्षर क्या हो जाता है? डबल होता है, जब हम उसमें ING ING जोड़ते हैं सब। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? सीटिंग हो गया। अब देखिए यहाँ पीछे ना आएगा। ऐसे आप कई उदाहरण ले सकते, प्ले, रीड, टीच, लॉफ, वीप, रन, सबके पीछे देखिए ना आ रहा है। अब कई बार आपके सामने एक उदाहरण देता हूं जो आपको कई बार कंफ्यूज कर देगा। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया आपको स्लिप, और एक उदाहरण दिया मैंने आपको गोल्ड। इसका अर्थ होता है सोना, इसका अर्थ भी होता है सोना। एक और उदाहरण देते हैं आपको, ईट, और एक आपको उदाहरण दिया फूड। क्या होता है ईट यानी खाना, और फूड यानी खाना। अब आप क्या करोगे? कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई वर्ब कौन सा शब्द वर्ब है। तो इसके लिए आसान तरीका आपको बता, देखिए खाना ना इसके पीछे भी, ना इसके पीछे भी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कौन सी चीज वस्तु है। देखिए फूड भोजन को कहते हैं, इसको हम भोजन भी कह सकते हैं। तो हमारे जो थाली में रखा होती है चीजें, रोटी वगैरह, वो फूड होती है, और जो हम खाने की क्रिया करते हैं दैट इज ईट। यहाँ पे स्लीप सोना, नींद लेना, और ये यहाँ पे गोल्ड का अर्थ हो गया सोना। तो इसमें इन चीजों को थोड़ा कंफ्यूज है। कुछ चीजें एक्सेप्शंस होती है, नाउन आएगा लेकिन वो नाउन होती है। बाकी सारी चीजें जिसके पीछे भी ना आए तो आप समझ लेना वो क्या है, आपका वर्ब है, और वर्ब की फॉर्म्स होती है। जब हम वर्ब पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से डिटेल से आपको समझाएंगे। चलिए, अंडर आपका क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन क्या कहते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या बताता है? रिलेशन। सब्जेक्ट बूढ़ा आदमी है और ट्री ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब इस बूढ़े आदमी और ट्री के बीच में क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि ये ट्री के नीचे बैठा है, बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा है। इसका अंडर का अर्थ क्या होता है? नीचे। तो ऐसे शब्द जैसे अंडर है, टू है, फॉर है, बिफोर है, आफ्टर है, ये सारे किसके अंदर आते हैं? आपके प्रेपोजिशन के अंदर। आउट है, इन है, ऑफ है, ऑन है, ये सारे शब्द। देखिए अगला जो आपको देखा है आर्टिकल है। अगर तो क्या हो जाएगा? आर्टिकल किस श्रेणी में आएगा? ट्री, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम। ये किसके अंदर आएगा? थिंग कह सकते हो आप इसको, पेड़ को। इसका नहीं नाउन हो गया। एंड क्या है? कंजंक्शन है। कंजंक्शन किसे कहेंगे? जो क्या करता हो? दो शब्द, दो वाक्यों को जोड़ता हो। दो वाक्यों को जोड़ने वाले को हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन। द ओल्ड टायर्ड मैन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री, अलग वाक्य। ही वाज वेटिंग, पैशनेटली वेटिंग फॉर हिज सन टू कम, ये अलग वाक्य। दोनों को जोड़ा इसने, तो ये किसका काम करेगा? कंजंक्शन का। ये वाक्य का जो शब्द, एक वाक्य जो पहला भाग है, इसको हम कहते हैं क्लोज फर्स्ट, इसको हम कहते हैं क्लोज सेकंड। और किससे जुड़ते होते हैं? कोई भी क्लोज जुड़ेंगे इससे, ध्यान रखना। किसी भी कंजंक्शन से क्या जुड़ेंगे? क्लोज जुड़ेंगे। तो ये क्लोज नंबर फर्स्ट, ये क्लोज नंबर सेकंड, इससे जुड़ रहा है। और ध्यान रखोगे ये चीज, जब दो वाक्य कंजंक्शन से दो वाक्य जोड़े जाते हैं, दोनों का दो सब्जेक्ट होना जरूरी है। द ओल्ड टायर्ड मैन इसका सब्जेक्ट है, ही इसका सब्जेक्ट होना जरूरी है। चलिए अगला शब्द ही क्या मैंने बताया आपको? प्रोनाउन। देखिए ऐसे शब्द जो किसकी जगह यूज किए जाते हैं? नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। यहाँ किसकी बात होती है? द ओल्ड टायर्ड मैन। अब मुझे ये पूरा का पूरा, अगर मेरे पास प्रोनाउन नहीं होता तो इस चीज मुझे वापस दोबारा लिखनी पड़ती कि बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा था और बूढ़ा आदमी अपने बेटे के वेट कर रहा था। ठीक है, वो मुझे वापस लिखना होता। मैंने एक शब्द लेके आया जो क्या कहलाता है? ही, और ये किसकी जगह यूज कर लिया? द ओल्ड टायर्ड मैन। देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता द ओल्ड टायर्ड वुमेन, तब क्या हो जाता आपको पता है? तो यहाँ पे आपका प्रोनाउन क्या हो जाता? चेंज होता था। क्या हो जाता? सी। ये अपन प्रोनाउन पढ़ेंगे तब अच्छे से बात। जब महिला हो तो सी, जब पुरुष हो तो ही। प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं वो आपको थोड़े से क्या रखना है? याद रखना है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये सारे बहुत सारे, मी, यू, अवर, अस, देम, हिम, हिज, हर, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? आपके प्रोनाउंस में आते हैं। जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे उसके बारे में याद रखेंगे। ध्यान रखना ऐसे शब्द जो किसकी जगह पे यूज किए जाते हो? आपके नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। वॉज फिर से आपका वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। पैसिवली जिस किसी भी स्पेलिंग के पीछे क्या आता हो? ly आता हो, उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। और ये किसकी विशेषता बताएगा? वर्ब की विशेषता बताएगा। यानी कैसे वेट कर रहा था? पैसिवली, धीरज से, आराम से क्या कर रहा था? बहुत अधीर होकर वेट कर रहा था। किसका? उस अपने बेटे का आने का। इस कारण जिस भी स्पेलिंग के पीछे आपके क्या आ जाए? ly आ जाए तो समझ लेना वो ly किसके लिए है? आपका एज अ एडवर्ब आ रहा है। ये चीज अपन डिटेल बात करेंगे। वेटिंग, देखिए WAIT, वेट। वेट क्या होता है? इंतजार। ध्यान रखना, इंतजार लिखोगे तो वर्ब नहीं है, इंतजार करना।
ठीक है, तभी क्या बनेगा वर्ब। ये ना होना जरूरी है पीछे, तभी वर्ब है। अगर आपने वेट लिख दिया इंतजार, तो इसका मतलब नाउन है, ठीक है। तो कई बार ये एज अ नाउन भी यूज हो सकता है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना ये कैसे यूज हो रहा है, एज अ वर्ब यूज हो रहा है। अगला देखिए, वाज वेटिंग फॉर फिर से क्या हो जाएगा आपका प्रेपोजिशन, बता दिया मैंने आपको, हिज। ये जो हिज शब्द है ये आपका क्या है, यहां फिर से आपका प्रोनाउन नहीं है, ये आपके एडजेक्टिव है। कैसे एडजेक्टिव है, जैसे देखिए आपके सामने मैं दो वाक्य लिखूंगा, आप आसानी से उसको क्या समझ जाओगे। चलिए, जैसे मैं वाक्य लिखता हूं, दिस इज माय पेन, और मैं वाक्य लिखता हूं, दिस पेन इज माइन। दोनों वाक्यों का एक ही मतलब होता है, ये पेन मेरा है और ये पेन मेरा है, ठीक है। दिस इज माय पेन, ये मेरा पेन है, दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है, ठीक है। इतना फर्क होता है बस, ये बाकी चीज देखिए। यहाँ पे ये पेन है, ये क्या है आपका नाउन, इससे पहले क्या यूज हुआ है, माई। ये यहाँ पे देखिए क्या है आपका प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि इसके पीछे कोई भी क्या नहीं है, नाउन नहीं है। प्रोनाउन हमेशा नाउन की जगह पर आता है, और जो एडजेक्टिव है वो हमेशा किससे पहले आता है, नाउन से पहले आता है। यहाँ सन देखिए, सन एंड बेटा एक नाउन है, पर्सन है, और इससे पहले ये हिज आया है। अगर हिज आया तो इस वजह से ये क्या होगा, पजेसिव एडजेक्टिव है। इस चीज को आपको समझना है, फिर डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। ट्रू प्रेपोजिशन हो जाएगा, और कम क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ट्रू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। और अंग्रेजी में बहुत बड़े स्तर पर इसका यूज होता है, इन्फिनेटिव इसका यूज होता है। ये अलग से चैप्टर है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, आज आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कोई भी सेंटेंस बनता है तो इन सब से क्या होता है, मिलकर के बनता है। आपको कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सेंटेंस दे देते हैं और फिर आपको छांटने को बोला जाता है कि इनमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग करके दीजिए। तो आप आसानी से इनको क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, अगर आपने इस तरह से क्या किया हो, एक एक शब्द को स्टडी किया हो और एक एक शब्द को आपने क्या किया हो, यूज किया हो। कल अपन पहला जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे हम जितने भी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अगर आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो जाते हैं तो समझ लीजिए आपका आधे से अधिक ग्रामर क्या हो गया, क्लियर हो गया। टेंसेस से पहले आपका ये क्लियर होना जरूरी है। नॉर्मल लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी में टेंस ही पढ़ते हैं, टेंस से क्या नहीं होता, आपको एक फॉर्मूला सीख जाते हो, बस हेल्पिंग वर्ब के बारे में जान जाते हो, लेकिन आप पीछे की जो बेसिक चीजें होती है यूज करने की, वो नहीं जान पाते। उसके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना जरूरी है, वो हम क्लास वाइज आपको पेश करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसमें बेल को दबाना है ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको, और रेगुलरली हमसे जुड़े रहना है और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।